हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं खेल के बारे में। आज हम जानेंगे कि खेल क्या होता है। तो खेल खेलने से हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे मन को शांति भी मिलती है। तो देखते हैं आज हम कि खेल का क्या अर्थ है, खेल की क्या परिभाषाएं होती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं दी हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खेल की क्या परिभाषा है, खेल की क्या विशेषताएं होती हैं, खेल के कितने प्रकार हैं और खेल खेलने के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। फ्रेंड, जब भी हम कोई गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये गेम्स होते हैं, तो इनको खेलने के लिए क्या होता है, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पूरी चीजें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बीएड डीएलएड का टॉपिक है जो कि आपके लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि खेल क्या होता है। खेल का अर्थ, खेल उन समूह या घटनाओं से होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाकर खेलते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, अधिकतर छोटे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाकर गेम्स को खेलते हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, उनमें आनंद होती है, स्फूर्ति होती है, ताजगी होती है। तो खेल क्या कहलाता है, एक ग्रुपिंग कहलाता है, एक समूह कहलाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक समूह बनाकर खेलते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें बालक के जीवन में उत्साह, प्रसन्नता, स्फूर्ति, चंचलता एवं स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न होते हैं। तो खेल एक कौन सी प्रक्रिया होती है, खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। जब आपका माइंड यदि कहता है कि आप खेलिए तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं। तो खेल एक क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें बालक के जीवन में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, ये सारे भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। तो ये सारे जो गेम्स रहते हैं फ्रेंड, ये आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। तो इनको खेलने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स, नियम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। खेल के कारण क्या होता है, हमारा मन बहलता है, हम व्यायाम के लिए भी खेल सकते हैं। मॉर्निंग में इधर उधर घूमना, टहलना, उछल कूद करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, खेल कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी। तो ये गेम्स जो रहते हैं वो हमारे कौन से गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम कहलाते हैं। तो इनको खेलने से क्या होता है, इनके कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। खेल एक क्या है, रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रियाओं का निश्चित रूप होता है। ये परिभाषा किसने दी है, टी.पी. नन ने दिया है। कि टी.पी. नन कहते हैं कि जो भी हम गेम्स खेलते हैं उससे क्या होती है, रचनात्मक, हम नई नई चीजों का रचनात्मक कर सकते हैं, सृजनात्मक कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, खेल कहलाते हैं। अब हम देखेंगे खेल की कुछ परिभाषाएं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने डिफरेंट परिभाषाएं बताई हैं। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट परिभाषा है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल के अनुसार। तो मैकडूगल कहते हैं गेम इज एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओवन साके और इट इज ए पर्पसलेस एक्टिविटी स्ट्रीविंग टूवर्ड नो गोल। दैट मीन्स हो जाएगा कि खेल क्या है, स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया होती है। जो खेल एक निरुद्देश्य से किया जाता है, मतलब जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो खेल हम स्वयं अपनी इच्छा से खेलते हैं। इसमें आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं होती है। आपका मन है तो आप खेलिए गेम्स, नहीं है तो मत खेलिए, और एंड में इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। बिना लक्ष्य के भी हम गेम्स को खेल सकते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है, मैकडूगल ने दी है। सेकंड परिभाषा देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एवं क्रो कहते हैं कि गेम्स कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच ए पर्सन एंगेज व्हेन ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू। दैट मीन्स हो जाएगा कि खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति
उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस कार्य को वह करना चाहता है। दैट मीन्स हो जाएगा कि खेल एक ऐसी क्रिया होती है कि आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आप उसके लिए खेल खेलने के लिए क्या करते हैं, टाइम्स निकाल ही लेते हैं और जिससे क्या होता है कि हम उस गेम्स को अच्छे से खेल सकते हैं। तो खेल क्या है, एक क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उसे खेलने के लिए उसके पास क्या है, वो अपने खेल खेलने के लिए टाइम निकाल ही लेता है। तो खेल क्या है, एक स्वतंत्र होता है, तो जिस कार्य को वह करना चाहता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, क्रो एवं क्रो ने दिया है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम, थर्ड परिभाषा अकॉर्डिंग टू E.B. हरलॉक। तो हरलॉक ने ये परिभाषा दी थी 1978 में दी थी। तो इन्होंने कहा है इट इज स्ट्रिंग टेस्ट सेंस इट्स मीन्स एनी एक्टिविटी एंगेज्ड इन फॉर द एंजॉयमेंट इट गिव विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एंड रिजल्ट। दैट मीन्स खेल वह प्रक्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर गेम्स खेलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं रहता उनके गेम्स में कि रिजल्ट क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खेल एक क्रिया होती है जो प्राप्त होने वाले, जिससे हमें क्या हो, आनंद हो, हमारे मन को शांति मिले, स्फूर्ति मिले, ताजगी मिले, हमारा शरीर कैसा हो, स्वस्थ हो, और हम ये भी नहीं देखते कि एंड में हमारा क्या रिजल्ट हो रहा है। तो सिर्फ हम खेल किस लिए खेलते हैं, अपने मन की शांति के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए, स्फूर्ति के लिए, जिससे हमारा क्या हो, शारीरिक एंड मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल क्या हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये परिभाषा किसने दी है, हरलॉक ने दी है। तो मैंने 3 मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप लोगों को परिभाषाएं बताई हैं। सबसे फर्स्ट किसकी थी, मैकडूगल की थी, सेकंड थी क्रो एवं क्रो की, और थर्ड थी हरलॉक की। अब फ्रेंड्स हम कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स देखेंगे, फिर इसके बारे में एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट है नेतृत्व की भावना, सेकंड है चिकित्सात्मक, थर्ड है रचनात्मक, फोर्थ है स्वतंत्रता, फिफ्थ है अनुशासन और सिक्स्थ है हमारा आनंददायक। तो खेल की कितनी विशेषताएं होती हैं, खेल की 6 विशेषताएं होती हैं। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा क्या है, नेतृत्व की भावना। तो नेतृत्व की भावना क्या होती है कि खेल के द्वारा बालकों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे खेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यदि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो आप उस गेम्स को अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि गेम्स में भी जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनमें क्या सही निर्देश कौन देता है, उनके शिक्षक देते हैं। उसी प्रकार खेल खेलने के लिए भी एक गाइडेंस होता है, जिसे उन सारी चीज़ों को, नियमों के बारे में उनको पता होता है। तो एक नेतृत्व होता है, नेतृत्व जो व्यक्ति होता है जिसमें बच्चों को सारी चीज़ें सिखाता है कि क्रिकेट खेलने के क्या नियम्स होते हैं, फुटबॉल खेलने के क्या नियम्स होते हैं, हम इन गेम्स को कैसे खेल सकते हैं। तो नेतृत्व की भावना कब विकसित होगी, जब बच्चों में एक सही नेतृत्व यानी कि एक सही कुशल व्यक्ति मिलेगा, उनको सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिलेगा, तो उनमें ये सारी चीज़ें, भावनाएं क्या होंगी, डेवलपमेंट होंगी। तो खेल के द्वारा क्या होता है, बालकों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनको खेलने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सेकंड है हमारा चिकित्सात्मक। तो चिकित्सात्मक क्या होगा कि खेल क्या है, एक चिकित्सात्मक होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से बालकों में तनाव को कम किया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको गेम्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उनको नए नए गेम्स सिखा सकते हैं, क्योंकि हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को लर्निंग करना सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अधिकतर
उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे उनका तनाव क्या हो, कम हो, जिससे वे तनाव मुक्त होकर अपना अच्छे से स्टडी कार्य कर सकें, उनका पढ़ने में मन लग सके, जिससे वो अपने और भी कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा चिकित्सात्मक खेल कहलाता है। अगला है थर्ड हमारा रचनात्मक। तो रचनात्मक यानी क्या हो जाएगा, नई नई चीज़ों का रचनात्मक करना, सृजन करना। तो खेल एक क्या है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से खेल होते हैं, जैसे चित्र बनाना। अब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उनका मन क्या लगता है, उसी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सेकंड है मिट्टी के खिलौने बनाना। अधिकतर बच्चे जो गेम्स खेलते हैं तो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, कागज़ के घर बनाए जाते हैं, उनको स्कूलों में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, सृजन करते हैं, नई नई चीज़ों का रचनात्मक करते हैं, जिनके द्वारा बालकों में रचनात्मक भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो रचनात्मक में क्या हो जाएगा कि रचनात्मक जो खेल है एक क्या है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो बहुत से बालक होते हैं तो उनमें चित्र बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना और कागज़ के घर बनाना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, जिससे उनमें क्या होता है, अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, नई नई चीज़ों को वो और अच्छे तरीके से खेलते हैं। ये तो हो गया हमारा रचनात्मक कार्य। अब देखते हैं नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी क्या हो जाएगी कि खेल क्या है, एक स्वतंत्र है। यदि आपका मन है तो आप खेलिए, आपका मन नहीं है तो आप खेल को बंद कर सकते हैं। इसमें कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि कब आपको कौन सा गेम खेलना है। यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो आप थोड़ी देर के लिए आप गेम्स खेल सकते हैं, जिससे आपका क्या हो, मन को शांति मिल सकती है। तो इसमें ये क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है, कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मन है तो खेलिए, नहीं है तो मत खेलिए। इसमें आपसे कोई भी दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन। अब जब भी हम कोई गेम्स खेलते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना नियम और अनुशासन के हम कोई भी खेल नहीं खेल सकते। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी हम गेम्स खेलते हैं तो खेलते खेलते लड़ाई झगड़े मारपीट तक होने लगती है, लेकिन उसमें हमें क्या है कि गेम्स खेलते समय नियम एवं अनुशासन फॉलो करने चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम गेम्स को अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और हमारा गेम्स क्या हो सकता है, और इंटरेस्टेड बन सकता है। अगला पॉइंट है हमारा आनंददायक। अब जब भी आप कोई भी गेम्स खेलते हैं तो वो आप इंटरेस्टेड होते हैं, आपको उसमें क्या मिल रहा है, आनंद मिलता है। यदि आपने कोई और अच्छा गेम्स खेला है अपने फैमिलियों के साथ, परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो जो गेम्स रहते हैं उनको खेलने का अलग ही इंटरेस्ट रहता है, कि जब कोई बालक खेलते हैं तो उनमें आनंद के साथ क्या होती है, उत्तेजनाएं होने लगती हैं, उत्तेजनाओं की अनुभूति होती है। यदि आनंद की अनुभूति ना हो तो वह खेल भी एक क्या कहलाता है, आपका प्रतिस्पर्धा कहलाता है। तो गेम्स खेलते समय क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आनंद होनी चाहिए, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये तो हो गई हमारी खेल की कितनी विशेषताएं, खेल की 6 विशेषताएं, जो कि हमने एक एक करके इनके बारे में डिस्क्राइब कर लिया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स खेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ गेम्स। खेल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा साथियों के संख्याओं के आधार पर खेल। सेकंड है मानसिक के आधार पर खेल, मानसिक शारीरिक के आधार पर खेल। और थर्ड है आपका खेल के आधार पर। इनके भी 2-2 पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे। तो खेल के कितने प्रकार होते हैं, खेल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है साथियों के आधार पर, साथियों की संख्या के आधार पर। सेकंड है मानसिक एवं शारीरिक आधार पर, कि मेंटली एंड फिजिकल आधार पर कौन कौन से गेम्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा खेल के आधार पर। खेल के जो प्रकार हैं, इनके सबके 2-2 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों की संख्या के आधार पर खेल। फर्स्ट है समांतर खेल। समांतर खेल में क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के खेल जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने की अपेक्षा स्वयं खेलते हैं, खुद से खेलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर खेल कहते हैं। और उन्हें खेलने के लिए
और किसी बच्चों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं कि खुद से ही खेलना चालू कर देते हैं, उन्हें किसी अदर व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं होती। लेकिन अब तो क्या हो गया है, सभी के पास मोबाइल हो गया है, तो सब अपने मोबाइल फोन में अलग पर्सनल गेम्स खेलते हैं, तो उन्हें किसी और की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर खेल कहते हैं। सेकंड है हमारा सामूहिक खेल। अब सामूहिक खेल से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग में खेलना। जिन बच्चों में जो भी बच्चे रहते हैं तो वो ग्रुपिंग बना के खेलते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उन खेलों को हम क्या कहते हैं, सामूहिक खेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे जैसे आंख में चोली, हमने बचपन में बहुत खेला होगा, लुक्का छुपी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सारे जो गेम्स रहते हैं ये कौन से गेम्स कहलाते हैं, सामूहिक गेम्स कहलाते हैं, मतलब सामूहिक गेम्स हम इसे कहते हैं। तो साथियों की संख्या के आधार पर कितने होते हैं गेम्स के, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा समांतर खेल और सेकंड है सामूहिक खेल। अब हम देखेंगे शारीरिक एवं मानसिक खेल कौन कौन से होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक खेल, तो ये जो खेल होते हैं शारीरिक खेल वे खेल होते हैं जिनमें बालकों का शारीरिक मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मानसिक खेल की आवश्यकताएं ज्यादा नहीं हो रही है, मस्तिष्क का ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, जैसे दौड़ना, लुका छुपी खेलना, तो उसमें उसके बॉडी पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसका ये शारीरिक गेम्स कहलाता है। और मानसिक खेल क्या कहलाता है कि ये वे खेल होते हैं जिनमें शारीरिक क्रियाएं कम तथा मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मानसिक क्रियाओं के जो गेम्स रहते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे शतरंज हो गया। अब शतरंज हम गेम्स जो खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमारा IQ सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में हम उस चीज को सोचते हैं कि कब कौन सी गोटी कैसे चलनी है, कैसे हमको उसमें काम करना है। ताश खेलने के लिए भी आप क्या करते हैं, मस्तिष्क का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा सोचते हैं कैसे हमको जीतना है, कैसे हारना है। वर्ग पहेलियां, आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि वर्ग पहेलियां, पजल पहेलियां वगैरह आती हैं, तो उसमें भी हमारा क्या लगता है, दिमाग लगता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि शारीरिक खेल क्या कहलाते हैं, जिसमें शरीर की आवश्यकताएं अधिक होती हैं बट मस्तिष्क की आवश्यकताएं कम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शारीरिक खेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दौड़ना, लुका छुपी आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकंड हमारा आता है मानसिक खेल। तो मानसिक खेल में क्या हो जाएगा कि शारीरिक खेल यानी कि शारीरिक क्रियाएं कम होती हैं और मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसमें हम मस्तिष्क का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। शतरंज, ताश, वर्ग पहेलियां आदि। तो ये हो गया हमारा। अब थर्ड देखते हैं हम, खेल के स्थान पर कौन कौन से होते हैं, आउटडोर एंड इंडोर होते हैं। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। अभी कोविड में आप सभी जब घर पे थे फ्रेंड्स, तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन, अपने फैमिली के साथ आपने घर के अंदर कौन कौन से गेम्स खेले होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स खेला है घर के अंदर, जिसे हम खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये वे खेल होते हैं जिन्हें हम घर में बैठकर खेलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक खेल, यानी कि जिसे हम घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरम, लूडो, ताश, वीडियो गेम। तो ये कौन से गेम्स कहलाएंगे हमारे, ये घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स कहलाते हैं। अब घर के बाहर जो गेम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम देखते हैं। सेकंड, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो ये वे खेल होते हैं जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो ये जो गेम्स रहते हैं इनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। ये जो गेम्स रहते हैं इनके लिए बहुत स्पेस की जरूरत होती है। इसे हम कहाँ खेल सकते हैं, घर के बाहर ही खेल सकते हैं, किसी बड़े प्लेग्राउंड पे, बड़ी जगह पे हम इसे खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को खेल के टाइप्स बता दिए हैं कि खेल के कितने टाइप्स होते हैं और उनके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं। तो खेल 3 प्रकार के होते हैं,
साथियों की संख्या के आधार पर, और मानसिक एवं शारीरिक आधार पर, और थर्ड मैंने आप लोगों को बताया कि खेल के स्थान के आधार पर। साथियों की संख्या के आधार पर जो गेम्स होते हैं वो होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से? समांतर खेल और सामूहिक खेल। मानसिक एवं शारीरिक आधार पर हम कौन कौन से गेम खेल सकते हैं? फिजिकल देन मेंटल गेम्स हो सकते हैं, शारीरिक या मानसिक हो सकते हैं। फिर आता है खेल के स्थान पर, तो आउटडोर देन इंडोर होता है, यानी कि घर के अंदर हम खेलते हैं जो गेम्स खेल सकते हैं, और घर के बाहर हम कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स खेल खेलने के नियम। कुछ नियम होते हैं, मैंने आप लोगों को खेल के नाम बताऊंगी और उसमें से एक खेल के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, एक नियम समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है खो खो। खो खो खेलने के क्या नियम्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड है कबड्डी के नियम, कबड्डी खेलने के क्या क्या नियम्स हो सकते हैं। क्रिकेट खेलने के नियम, और फोर्थ है हमारा बास्केटबॉल खेलने के नियम। तो ये 4 खेल हैं फ्रेंड्स, जिसमें से मैंने आप लोगों को एक खेल के नियम के बारे में बताऊंगी। वो खेल है हमारा खो खो खेल। तो खो खो आप सभी ने बचपन में बहुत खेला होगा, आप लोगों को पता होगा कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं। फिर भी हम इसको और अच्छे से जानते हैं कि इसके और कुछ भी नियम्स हो सकते हैं कि इन खेलों को जब हम बाहर खेलते हैं तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, कैसे इनको हमें खेलना होता है, कितने टीम्स होते हैं, क्या रहता है, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको कबड्डी, क्रिकेट या बास्केटबॉल खेलने के नियम यदि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको भी आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे खो खो खेलने के क्या नियम्स हो सकते हैं। तो खो खो खेलना, तो खो खो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि खो खो खेलने के क्या रूल्स हो सकते हैं। देखते हैं। सबसे फर्स्ट, बैठने व दौड़ने के लिए निर्णय किया जाता है। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? टास्क के द्वारा निर्णय लिया जाता है। सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? एक रूल्स बनाए जाते हैं प्लेग्राउंड पे, बीच से रूल्स बनाए जाते हैं, लाइन बनाई जाती है और टास्क किया जाता है कि कौन सी टीम किस साइड है और कैसे हमको दौड़ना है। उसके बाद क्या किया जाता है? रन के दोनों पांव यदि सीमा के बाहर चले जाते हैं तो वो रन से आउट हो जाता है। आप जैसे पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ किया गया है लाइनों को। यदि हम गेम्स खेलते हैं और खेलते खेलते यदि हम इस लाइन से बाहर चले जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? उस गेम से आउट हो जाएंगे। चैलेंजर टीम के सदस्यों के बैठने के लिए एक विशेष दिशा में तथा खिलाड़ी नंबर 2, 4, 6 और 8 का मुंह दूसरी दिशा में होता है। अब आपने गेम्स देखा होगा, एक खिलाड़ी का जो मुंह का जो दिशा रहता है वो एक साइड, फिर दूसरे खिलाड़ी का मुंह दूसरे साइड। तो ऐसे हम इसमें सीक्वेंस से बैठते हैं। अब चाहे इसमें कितने खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 4, 6, 8। आपकी ग्रुपिंग जितनी बड़ी होगी तो खेलने का इंटरेस्ट यानी कि खेलने में और ज्यादा हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो इतना तो आप लोगों ने देख लिया कि बैठने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले हम जब भी गेम्स चालू करते हैं तो एक टास्क के द्वारा हम चालू करते हैं। और बैठने के लिए कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 8, 6 इतने खिलाड़ी सफिशिएंटली हो सकते हैं। और क्या होता है कि वन साइड एक खिलाड़ी का मुंह होता है, फिर दूसरी साइड दूसरी दिशा में होता है। इस तरीके से हम इसे सीक्वेंस में बैठ सकते हैं। यदि हम दौड़ रहे हैं, रनवे कर रहे हैं, तो यदि आपका पैर यदि सीमा से बाहर चला जाता है तो आप उस खिलाड़ी से, आप उस खेल से आउट हो जाते हैं। फिर देखते हैं, रन टीम का खिलाड़ी केंद्रीय गली में दूसरी दिशा में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह क्या करे, एक चक्कर घूम नहीं लेता। आप जैसे कि लाइन में देख रहे हैं कि जो भी गेम्स खेल रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, नहीं तो वो रन से आउट हो जाएगा। तो एक पूरा चक्कर लगाता है। उसके बाद क्या होता है कि टीम में दौड़ने वाला खिलाड़ी बैठे हुए खिलाड़ी के पास जाकर पीछे से ऊंची आवाज में खो शब्द बोलता है। यदि उसने खो नहीं बोला तो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं उठेगा। तो सबसे पहले यदि उठने के लिए उसे क्या कहना पड़ता है, खो बोलना पड़ता है। तो खो देना ही क्या कहलाता है। जब आप खो शब्द बोलोगे तो वो खिलाड़ी क्या हो जाएगा, तुरंत उठ के भागने लगता है।
जब तक आप उसे खो नहीं बोलोगे वो खिलाड़ी नहीं उठेगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टीम में दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है, जो भी दौड़ रहा है, तो पीछे से उसे सामने से खो नहीं बोलना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसे क्या करना है, पीछे से खो बोलना है। खो शब्द जैसे ही बोलेगा, तो जैसे ही उस व्यक्ति को वो खो शब्द बोलेगा तो खो व्यक्ति क्या करेगा, उठ जाएगा। और कोई भी खिलाड़ी खो के लिए बिना उठकर भाग नहीं सकता। उसे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे दौड़ रहा है तो वो अदर व्यक्ति को क्या शब्द बोलेगा, खो बोलेगा। यदि खो नहीं बोल रहा है तो वो व्यक्ति नहीं उठ सकता। खो लेकर दौड़ने वाला खिलाड़ी उठता है, अपनी दिशा का चुनाव करता है तथा उस दिशा में दौड़ने लगता है। अब सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, खो तो उससे मिल गया है, अब वो दौड़ना चालू कर रहा है और अपनी एक एग्जिट दिशा तय करता है दौड़ते दौड़ते। और उसे क्या करता है, दौड़ने के लिए वो देखता है कि उसे कहाँ बैठना है। तो खो मिलने के पश्चात वह खिलाड़ी उठकर दौड़ता है और उसके स्थान पर खो देने वाला खिलाड़ी बैठ जाता है। तो जिसे उसे सबसे पहले खो मिला वो सबसे पहले दौड़ेगा, अपनी जगह देखेगा कि किसे खो बोलना है, और जैसे ही उसने किसी अन्य व्यक्ति को खो बोला और वो व्यक्ति क्या करने लगेगा, राउंड लगाकर दौड़ने लगेगा। तो ये इसके नियम है। खो लेने के पश्चात यदि उसने क्या किया है कि उसे खो मिल गया है, तो जैसे ही वो खिलाड़ी जो है वो सेंटर लाइन यदि क्रॉस करता है तो वो फाउल्स माना जाता है। आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि वो लाइन से ही क्रॉस हो रहा है तो उसे मतलब गेम्स में एंट्रीज क्या कर दी जाती है, आउट कर दी जाती है। जो उसकी गेम्स में जो एंट्री रहती है उसे हम बाहर कर देते हैं। खो लेने के पश्चात यदि खिलाड़ी क्या कर रहा है, सेंटर लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो उसे हम फाउल्स मानते हैं। यदि अंक बराबर हो तो हम एक बार फिर से इसे खेल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग गेम है, अच्छा गेम है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि बचपन में आप लोगों ने कौन कौन ने खो वाले गेम्स खेले हुए हैं। तो यदि अंक क्या है, बराबर है, तो आप एक बार इसे फिर से खेल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये गेम्स दोबारा रीस्टार्ट करना है या नहीं करना है। और यदि कोई खिलाड़ी क्या होता है, घायल हो जाता है इस बीच, जैसे दौड़ते दौड़ते पैर का मुड़ जाना, गिर जाना, एकदम से चोट लग जाना, तो उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ये मतलब क्या, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जब वो क्या हो, उसे घायल हो जाए, तभी हम दूसरे पर्सन के व्यक्ति को हम बुला सकते हैं। क्योंकि अब उसे चोट लग गई है तो वो कैसे गेम्स खेलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है, तो वो गेम्स को खेल सकता है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स खो खेलने के नियम। तो आज हमने खेल के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके प्रकार और जो खो खेलने के जो खेल के जो नियम्स हैं, जिसमें हमने 4 गेम्स के बारे में डिस्क्राइब किया था और मैंने एक नियम को एक्सप्लेन किया है, जैसे खो खेलने के नियम। यदि आपको 3 और नियम यदि समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एंड वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतने के लिए कितना वजन उठाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे यूजर दिवेश, बेस्ट एडवांटेज, क्यूरियस पॉइंट, अंबिका, सालनी एंड संदेश ने दिया था। तो इनका आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जो भी आंसर बताते हैं जिससे क्या होता है, आपका आईक्यू और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 202 kg। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतने के लिए 202 kg का वजन उठाया है। आज के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि खेल के कितने प्रकार होते हैं। यदि आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा है तो आपको ये आंसर बन जाएगा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खेल खेलने यानी कि खेल के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू आप सभी को।